कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि आप सभी ने केमिकल बॉन्डिंग का जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उसको बहुत अच्छे से बढ़िया से समझा होगा, समझ में भी आपको आया होगा और उसके एग्जांपल्स भी आपने ट्राई किए होंगे अपनी बुक्स में से। और आई थिंक जो लास्ट टॉपिक हमने किया था केमिकल बॉन्डिंग का वो क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज हम एक बिल्कुल नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पूरी केमिस्ट्री के अंदर, खासकर जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसका बहुत ज्यादा रोल आता है। तो उसको आज जरा ध्यान से समझिएगा भाई। आज इस चैप्टर में उसका कोई इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, वो इतना कोई लॉजिक नहीं है उसका, लेकिन उसका ज्यादातर जो यूज होता है हमारा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वहां पर भी शायद मैं दोबारा आपको बार बताऊं कि क्या टॉपिक था और क्या से क्या होता है, लेकिन यहाँ उसको समझ लोगे शायद मुझे वहां आपके लिए मेहनत कम करनी पड़े समझाने में। ठीक है, तो जो टॉपिक का नाम हमारा आज का है भाई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, दैट इज रेजोनेंस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो क्या है? वो रेजोनेंस है। हमें रेजोनेंस के बारे में आज डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए, तो रेजोनेंस क्या होता है हमें आज वो समझना है। हमने इस चैप्टर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने सीखे थे, मॉलिक्यूल्स के भी और पॉलीएटॉमिक आयंस के भी। ठीक है ना, वो स्ट्रक्चर्स हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं? वो स्ट्रक्चर्स हमें हमारे मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं भाई। ज्योमेट्री, शेप, साइज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में वो लुईस स्ट्रक्चर जो हमारे हैं वो हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल बेचारे ऐसे हो सकते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स हमको बेचारे भी नहीं बोल सकते, वो स्पेशल भी बोल सकते हैं बेसिकली। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनके एक लुईस स्ट्रक्चर से हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और हम उसके एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और हर स्ट्रक्चर से हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेनेशन मिल जाती है प्रॉपर्टी की। तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? जहां पर हम किसी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं और सारे के सारे लुईस स्ट्रक्चर सही भी हैं, किसी में कोई गड़बड़ नहीं दिखती है हमें, तो ऐसे कंसेप्ट को बोलते हैं रेजोनेंस। तो आई थिंक आपको रेजोनेंस समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस का क्या मतलब है। रेजोनेंस का मतलब ये है कि अगर हम हमारे मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो, और सभी स्ट्रक्चर से हम कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सभी को तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हर स्ट्रक्चर से कोई ना कोई प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाती है, तो ऐसे कंसेप्ट को, ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको रेजोनेंस का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेजोनेंस क्या है? मॉलिक्यूल्स के अगर हम एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो, सारे सही ड्रॉ कर पा रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए कोई सा भी। ठीक है, मतलब जो रूल्स हमने फॉलो किए हैं लुईस स्ट्रक्चर के लिए वो सारे फॉलो होने चाहिए। क्लियर? तो डेफिनेशन की बात अगर हम करें रेजोनेंस की, तो मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन ही इसकी बताऊंगा कि इफ टू और मोर Lewis structures can be drawn for a molecule, ठीक है, and all structures explain some but not all property of the molecule, this concept is called रेजोनेंस। ठीक है, अगर हम हमारे मॉलिक्यूल के दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और वो सभी स्ट्रक्चर्स क्या है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर एक्सप्लेन करेंगे, सारी तो नहीं बट कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर एक्सप्लेन करेंगे, तो उस कंसेप्ट को हम कहेंगे कि वो रेजोनेंस शो कर सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको उसका देना चाहूंगा, बहुत जरूरी है, बिना एग्जाम्पल तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपको लुईस स्ट्रक्चर आता है, पहले तो मैं वही ड्रॉ करूंगा। देखिए, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने सीखा था ना, ड्रॉ करना, रूल्स पढ़े थे हमने, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2
3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? 4 ये 8 और 4 4 8, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन में 4 किसके हैं? कार्बन के हैं, और बाकी के 12 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, चलिए जी, तो अब ये इसका एक लुईस स्ट्रक्चर हो गया, इससे हम कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ड्रा कर लूं कि 1 2 3 4 और 5 6 ये ऑक्सीजन, इसके पास आ गए 2 लोन पेयर। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो गया? दूसरी तरफ सिर्फ एक इस तरह से, और ये ऑक्सीजन। अब इस पे आ गया हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए इस पे एक्स्ट्रा आ गया ना इलेक्ट्रॉन, यहां से एक्स्ट्रा, तो इस पे क्या देंगे? नेगेटिव दिखा देंगे। इस पे कैसे दिखा देंगे? पॉजिटिव। या इसको अगर मैं बॉन्ड्स में दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि O नेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव। तो ये स्ट्रक्चर भी गलत नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में भी हर एटम का ऑक्टेट जो है कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। ऐसे भी तो हम ड्रॉ कर सकते थे कि भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर 1 2 और 1 2 3 4 5 6 यहाँ नेगेटिव, है ना? तो ये भी ठीक है। तो एक CO2 के हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब CO2 जो है वो हमारी रेजोनेंस को शो कर सकता है। क्लियर? तो यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और सभी स्ट्रक्चर से कोई ना कोई प्रॉपर्टी हम उसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे? उस कंसेप्ट को हम रेजोनेंस कहेंगे। तो एग्जांपल में ख्याल से आपको CO2 वाला एग्जांपल जो है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस क्या होती है। ओके, अब ध्यान से देखिए भाई, हम जो स्ट्रक्चर लिखते हैं हम जनरली ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, है ना? हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं इस तरीके से। इन स्ट्रक्चर्स को तो हम नहीं दिखाते, इनको तो नहीं दिखाते ना। एक्चुअल में होता क्या है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो इन सभी का मिला जुला स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर? ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल का। इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, और जो ये स्ट्रक्चर्स हैं भाई इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये रियल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ अजम्पशन है, थ्योरेटिकल माना गया है कि ऐसे भी तो हो सकते थे। ठीक है, इन सभी का कॉम्बिनेशन जो आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये स्टेबल होता है, लेकिन ये आपके सिर्फ माने गए हैं, इनकी कोई एग्जिस्टेंस रियल में नहीं होती है। क्लियर हो गई? चलिए तो इसको साफ करते हैं, थोड़ा सा आपको रेजोनेंस के बारे में आगे पढ़ाते हैं। इसके बाद भाई देखिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हम लिख रहे हैं किसी मॉलिक्यूल के, वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमारे सही भी है कि नहीं है। मतलब कुछ रूल्स हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जो रूल्स ये डिसाइड करते हैं कि भाई जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए हैं वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमारे सही है या नहीं है, और वो रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर रहे नहीं है। अगर हमारे मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर गलत है तो वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा भाई, सीधी सी बात ये है। अगर हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर सही नहीं बन पा रहे हैं, वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो रूल हमने पढ़े उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन जो है रेजोनेंस में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा भाई कि रेजोनेंस में किसी मॉलिक्यूल के किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर को अगर कंट्रीब्यूट करना है तो कंट्रीब्यूट करने के लिए उसका उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर वो उन रूल्स को फॉलो अच्छे से करेगा, सारे कंडीशंस को फेवर कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो उस मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, वरना वो उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्लियर? तो रूल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर कैनोनिकल, फॉर ड्रॉइंग या ड्रॉइंग ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट सा रूल है, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स को देखा हो
तो उनके अंदर मैंने कार्बन की या ऑक्सीजन की पोजीशंस को चेंज नहीं किया है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को ही मैं चेंज कर रहा हूं सभी स्ट्रक्चर्स में। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारी है भाई कि देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम्स इन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम्स इन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बट ओनली चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को हमें चेंज करना है, पोजीशन ऑफ एटम्स में हमें कोई चेंज नहीं करना है किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर। ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई जो आपको आनी ही आनी चाहिए। दूसरी बात, सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम होने चाहिए। ये आपके सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, सभी स्ट्रक्चर्स में अगर किसी स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं तो जितने पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रक्चर में दिखते हैं आपको उतने ही अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके दूसरे स्ट्रक्चर में भी होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सेम ही एटम पर हो, एटम्स अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी होनी चाहिए। जैसे अगर आप CO2 के स्ट्रक्चर में देखो तो जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले वाले स्ट्रक्चर में थे उतने ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में भी थे, उतने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले में भी थे, तो उसमें नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे हैं आपके। तो यही बात आपसे कह रहा है कि जब आप केमिकल स्ट्रक्चर्स को ड्रा करोगे तो जितने आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और जितने आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। तो ये आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई। थर्ड जो कंडीशन है आपकी उसको हम बेसिकली पेपर पे तो नहीं देख सकते हैं बट फिर भी उसको थोड़ा सा अगर एक्सपेरिमेंटली हम कर रहे हैं तो वो उस बात को भी फॉलो करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आपके हैं उन सभी की जो एनर्जी है वो नियरली सेम होनी चाहिए, ज्यादा फर्क उनकी एनर्जी में नहीं होना चाहिए, शुड बी नियरली सेम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप बनाओगे सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नियर अबाउट सबकी सेम रहनी चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी है कि जब आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हो तो उनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस ना आए। ठीक है, चलिए तो ये स्ट्रक्चर्स, ये कुछ रूल्स हो गए, एक आधा रूल और रह गया बस आपका। इसको साफ करने के बाद मैं आपको वो और एक्सप्लेन कर देता हूं। एक लास्ट रूल आपका ये है भाई कि अगर आपके स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व हैं, अगर आपके स्ट्रक्चर्स के अंदर किसी एटम पर पॉजिटिव और किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर तो नेगेटिव ही चार्ज आए और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है उस पर पॉजिटिव ही आए। वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ज्यादा सही स्ट्रक्चर माना जाता है एज कंपेयर टू उस स्ट्रक्चर के जिस स्ट्रक्चर पर उल्टा हो गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, वो आपका लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर आपको स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी हो तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये बात आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रूल क्या बनता है आपका, रूल आपका ये बनता है कि द नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट on electronegative atom and positive charge should be present on electropositive atom।
तो वो वाला स्ट्रक्चर जो है आपका वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है एज कंपेयर टू किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के। ओके, एक पॉइंट और इसके अंदर है भाई कि अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर दो सेम चार्जेस प्रेजेंट हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव है या नेगेटिव और नेगेटिव है, तो वो कभी भी एडजेसेंट, बिल्कुल पास पास वाले एटम्स पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक चार्जेस should not be present on the adjacent atoms। हाँ, अनलाइक चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, वो अगर अनलाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम पे तो ज्यादा स्टेबल होगा, बल्कि ठीक है, लाइक चार्जेस वाला कम स्टेबल होगा, बट अनलाइक चार्जेस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अनलाइक चार्जेस शुड बी प्रेजेंट, जितना पास होंगे अनलाइक चार्जेस उतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर वो माना जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं साथ के साथ कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पास पास होंगे उतना स्टेबल होगा। हाँ, सेम चार्जेस वाले क्या होंगे आपके, कम स्टेबल होंगे। तो अनलाइक चार्जेस शुड बी प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एडजेसेंट एटम्स। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे भाई आपके, जो आपको पता होने चाहिए फॉर द ड्राइंग ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कि क्या क्या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कौन से कैनोनिकल स्ट्रक्चर स्टेबल हैं। बात बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए बात कर सकते हैं कि हम उन्हीं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को ज्यादा स्टेबल हम मानेंगे जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपके इन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं आपको इसके और देता हूँ, रेजोनेंस स्ट्रोक कैसे करते हैं, उसके बाद हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है। फिलहाल इसको साफ कर लेते हैं पहले। जैसे एक सबसे आसान से एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं, और एग्जांपल हम लेना चाहेंगे CO3 2 नेगेटिव का। ठीक है, कार्बोनेट आयन है। तो इसमें होता क्या, देखिए इसमें एक्चुअल में तो एक तो ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहाँ O नेगेटिव और यहाँ O नेगेटिव। एक तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, इसको हम पेंट बना देते हैं, तो ये पैर बन जाएंगे इसके, और इसके हाथ बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वो थोड़ी मजाक की बात है। तो ये कार्बोनेट आयन आपका है, इसका एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। एक स्ट्रक्चर देखो और कैसे बना सकता था हमें, आप कहते कि सर ये नेगेटिव चार्ज यही होना क्या जरूरी था, अब इसको यहां पे तो लगा सकते थे। गलत तो फिर भी नहीं है, नहीं है भाई गलत, बिल्कुल भी गलत नहीं है, यहां भी बना सकते हैं, है ना। और क्या कह सकते थे आप कि सर तीसरे वाले ने क्या गुनाह कर दिया, यहां भी तो बन सकता है डबल बॉन्ड, बिल्कुल बन सकता है भाई, ये भी गलत नहीं है। इसका मतलब देखिए मैं कार्बोनेट आयंस के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं, और सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपके सही भी हैं। अगर ध्यान से देखो तो एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज नहीं है भाई, बीच में कार्बन आता है, देखो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, बिल्कुल एडजेसेंट एटम जुड़े हुए आइटम्स नहीं है आपस में, तो ये स्टेबल हो सकते हैं तीनों के तीनों। तो ये तीनों क्या है आपके, तीनों आपके इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में आते हैं। ठीक है, अच्छा एक खास बात और भाई, ये डबल एरो का साइन होता है आपका, ये दिखाना बहुत जरूरी है, ये इंडिकेट करता है कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं आपस में, इसके बिना आपके जो स्ट्रक्चर्स अगर आप ड्रा करते हो गलत माने जाएंगे, तो इनको ध्यान देना होता है कि डबल एरो जो है ये लगाने बहुत जरूरी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो डबल बॉन्ड आपका है वो एक तरीके से सारे ऑक्सीजन एटम्स पर घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज भी आपका सारे ऑक्सीजन एटम में घूम रहा है। तो इसको अगर हम इसका हमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाना हो तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड तो सभी ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है ना, लेकिन जो दूसरा आपका बॉन्ड है पाई डबल बॉन्ड जो है वो आपका ऐसे घूम रहा है सभी के बीच में, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारे क्या है उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, और ये उसका क्या है, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रेजोनेंस के स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करने होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड है भाई हमारा ये वाला, इसको क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और जो इसमें मैंने आपको पहले बताया था पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स में, कि भाई अगर दो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में से एक क्या होता है आपका पाई बॉन्ड होता है, और एक क्या होता है आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, और इनके पास लोन पेयर होते हैं भाई, मैं दिखाया नहीं है स्ट्रक्चर्स के अंदर, बट इनके पास आपके ऑक्सीजन के लोन पेयर भी होते हैं। तो एक्चुअल में देखिए हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो ये रहा है
कि यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, जो लोन पेयर आपका है वो यहाँ आता है, जैसे ही यहाँ आता है ये वाला यहाँ चला जाता है, तो ये इस तरह स्ट्रक्चर बन गया, तो ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाले में मैंने क्या किया, फिर नेक्स्ट वाले में मैंने ये किया कि इसको यहाँ भेज दिया तो इसको यहाँ आना पड़ा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर बन गया आपका। तो इस तरीके से हम जो है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के। एक एग्जांपल आपको और बताता हूं मैं, आप इसमें एक एग्जांपल जो आप याद कर सकते हो, बेंजीन का एग्जांपल है भाई। ये बेंजीन का कंपाउंड होता है C6H6, इसमें रेजोनेंस होती है और रेजोनेंस की वजह से इसके दो स्ट्रक्चर में दिखते हैं। तो ये यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, तो नया स्ट्रक्चर जो बनता है उस नए स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया और यहाँ बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें दिखाना हो तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो सारे कार्बन पे घूम रहा है, तो उसको रोटेट करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के। किन कंडीशंस में कर सकते हैं वो बताऊंगा आगे आपको भी मैं, अभी रेजोनेंस हमने पूरा नहीं किया है, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि रेजोनेंस क्या होता है और क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने होते हैं, बहुत ही ज्यादा वाले एग्जाम्पल होते हैं, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको जहाँ पे आप रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हो, और मैं दूंगा भी आपको शायद वीडियो के लास्ट में कि ये वाला एग्जाम्पल आप ट्राई करिएगा। बट फिलहाल तो हम थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस रखते हैं कि कंसेप्ट हम क्लियर कर लें आज। ठीक है, एक वर्ड और है अभी, रेजोनेंस एनर्जी, ये बहुत काम की चीज है। रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, जो आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी। ठीक है, और जो सबसे स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और जो आपका मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, उनकी जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, उनकी जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखिए, जो जितना स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है ना। तो अगर मान लो कि ये एनर्जी तो फिक्स है 50 जूल है और ये मान लो 10 जूल है, एक मान लो 20 वाली है, एक मान लो 30 वाली है ना, अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर की वैल्यू कितनी है 10 है, एक की 20 है, एक की 30 है, तो हमें किसकी लेनी है, जो सबसे कम वाली है 10 वाली, तो 50 माइनस 10 कितना आ गया, 40 आ गया, है ना। तो रेजोनेंस एनर्जी हमें क्या बताती है, रेजोनेंस एनर्जी हमें स्टेबिलिटी बताती है किसकी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल या स्टेबिलिटी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे किसी मॉलिक्यूल के, अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, आपको कंपैरिजन करना है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में, तो आप दोनों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ग्रेटर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, greater will be the stability of the molecule। ठीक है, बात समझ में आ गई, जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे मॉलिक्यूल के उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी होगी। क्लियर, तो ये हमारा टॉपिक था एक छोटा सा रेजोनेंस एनर्जी का, कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, इधर डिफरेंस होता है और उससे क्या चीज रिलेट कर सकते हैं, हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को रिलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक हो रहा है रेजोनेंस का, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में नहीं कर रहे हैं। पहले इसको समझिए अच्छे सारों को, फिर मैं उस कंडीशंस पे आऊंगा कि वो क्या पढ़ना है आपको। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर आपको बहुत थोड़ा सा रह गया, अब आपका दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रह गए हैं, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। रेजोनेंस खत्म होने के बाद हम उस पर आएंगे सीधा बस अब
और उसके बाद कोई ज्यादा टॉपिक आपके बचेंगे नहीं। तो आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे समझ में आए होंगे सारे के सारे बाकी के। तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।